आज जो है हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर गैसेस का पोर्शन। अब गैसेस का ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फ्री स्पेसेस होती हैं और फ्री स्पेसेस की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। और जब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो फिर वो कोलिजन कर सकते हैं। तो कोलिजन की टर्म को हम यूँ डिफाइन करेंगे कि कोई से भी दो मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन कुछ टाइम के लिए, इंट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्शन का वर्ड हम यूज़ करते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से हमारा या फिर मॉलिक्यूल्स का जो है टकराव होता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स का टकराव होता है कुछ वक्त के लिए, इसे जो है हम कोलिजन कहेंगे, ठीक है। अब फिर जितने थोड़े वक्त के लिए उन मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होगी उस स्मॉल टाइम को जो है हम कंप्रेशन टाइम कहेंगे। उसके बाद है ग्रेजिंग या फिर गिलांसिंग कोलिजन। ग्रेजिंग या गिलांसिंग कोलिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? In these two molecules are just moving. In these two molecules are just moving parallel to each other, and their outer boundaries touch each other. ग्रेजिंग या फिर गिलांसिंग कोलिजन में दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रहे होंगे, मतलब उन दोनों के दरमियान 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। और उनकी जो आउटर बाउंड्रीज होंगी, ये देखिए ये इसकी आउटर बाउंड्री है, ये इसकी है, वो एक दूसरे को टच करेंगी। उसके बाद है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन दे कोलाइड हेड ऑन। जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं स्ट्रेट लाइन में तो फिर वो एक दूसरे से टकराएंगे हेड ऑन, मतलब उनके हेड एक दूसरे से टकराएंगे। तो ये कोलिजन जो है हमारे पास हेड ऑन कोलिजन होगी, ठीक है। अब राइट एंगल कोलिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर एंड देयर अप्रोचिंग वेलोसिटीज आर 90 डिग्री टू ईच अदर। जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, और एक दूसरे के जब वो करीब आएंगे और उन दोनों की जो वेलोसिटीज होंगी, मतलब उन दोनों की जो रफ्तार होगी जिसके साथ वो मूव कर रहे होंगे, लोकोमोशन कर रहे होंगे, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे के राइट एंगल होंगी। तो ये जो है हमारे पास राइट एंगल कोलिजन होगी। तो इस सारे में मैंने क्या बताया कि जब दो मॉलिक्यूल्स कुछ टाइम के लिए इंट्रैक्शन करेंगे, टकराएंगे, तो उसे कोलिजन कहेंगे। तो जितने टाइम के लिए वो टकराएंगे उस टाइम को कंप्रेशन टाइम कहेंगे। और जो दो मॉलिक्यूल्स और अगर दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में पैरेलल है एक दूसरे के और उनकी बाउंड्रीज, आउटर बाउंड्रीज एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो वो ग्रेजिंग या ग्लांसिंग कोलिजन होगी। और अगर दो मॉलिक्यूल्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं और मूव करते हुए वो मतलब वो एंटी पैरेलल जो है मूव कर रही हैं, एक दूसरे के साथ -180 का एंगल बना रही हैं, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ जा रहा है और एक यहाँ से आ रहा है। तो फिर वो जो है टकराएंगे हेड ऑन, उनके हेड एक दूसरे से टकराएंगे, तो ये हेड ऑन कोलिजन होगी। राइट एंगल कोलिजन क्या होगी? जब दो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज एक दूसरे की 90 डिग्री होगी। उसके बाद है इलास्टिक कोलिजन हमारे पास। इलास्टिक कोलिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होती है जिसके अंदर एनर्जी का कोई नेट लॉस या गेन जो है नहीं होता, ठीक है। उसके बाद कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर इलास्टिक कोलिजन में नेट लॉस या गेन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है कि जब भी मॉलिक्यूल्स टकराते हैं ना, तो प्रैक्टिकली तो यही होता है कि उनकी एनर्जी कुछ साउंड एनर्जी में वेस्ट हो जाती है, कुछ जो वो एक दूसरे से टकराते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर फर्दर एनर्जीज में, ठीक है। जैसे कुछ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लूज हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा ही होगा, लेकिन आइडियल केस में जो कोलिजन होगी उसे इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, जिसमें वो कह रही है कि जब भी मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो ना तो कोई एनर्जी का लॉस होगा ना गेन होगा। उसके बाद है कोलिजन डायामीटर। कोलिजन डायामीटर को कैसे बयान करेंगे? लोवेस्ट डिस्टेंस, ये लोवेस्ट आना था यहाँ पे, ठीक है। लोवेस्ट डिस्टेंस जो है दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर के दरमियान कोलिजन के दौरान, जब दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे होंगे तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला होगा उसका जो सबसे कम तरीन, सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उनके सेंटर के दरमियान टकराने वाले दो मॉलिक्यूल्स का, उसे जो है हम कोलिजन डायामीटर कहेंगे। डायामीटर वैसे जो है हमारे पास दो रेडियाई का जो है सम होता है, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो फासला है वो एक रेडियस हुआ, दूसरी मॉलिक्यूल के सेंटर से लेके उसकी बाउंड्री तक का जो फासला हुआ वो डायमीटर नंबर 2 हुआ। तो ऑब्वियसली जब ये वो रेडियस नंबर 2 हुआ, तो ऑब्वियसली जब ये दो रेडियाई ऐड होंगे तो वो हमारे पास डायामीटर ही बन जाएगा। और चूंकि ये दो मॉलिक्यूल्स कोलिजन कर रहे हैं तो इसे हम कोलिजन डायामीटर कहेंगे। उसके बाद है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है
कि अगर हम फॉलो करते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स को 1 सेंटीमीटर क्यूब की लाइन में और उसकी कोलियंस का मुशाहिदा करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं 1 सेकंड के अंदर, तो वो हमारे पास फिर कोलियन फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी की टर्म्स वैसे हम यूज़ ही इसीलिए करते हैं, जिस तरह जो है हम फिज़िक्स में कहते हैं कि जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड हो रही हैं वो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है पेंडुलम की। इसी तरह यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की कोलियन को नोट करें 1 सेकंड तक, इससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, फिर वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स की जितनी नंबर ऑफ कोलियंस होंगी वो कोलियन फ्रीक्वेंसी होगी। उसके और कोलियन फ्रीक्वेंसी को हम ये C1 से जाहिर करेंगे और कोलियन डायमीटर को सिग्मा से। उसके बाद है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलियन। टू सक्सेसिव कोलियंस का क्या मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स आमने सामने हैं उनकी कोलियन, ठीक है, तो जो दो मॉलिक्यूल्स आमने सामने हैं उनकी जो कोलियन होगी वो सक्सेसिव कोलियन होगी। तो दो सक्सेसिव कोलियंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका फिर जब हम एवरेज लेंगे, ठीक है, उसे जो है हम मीन फ्री पाथ लेंगे। जैसे मैंने बताया ना कोलियन डायामीटर, अब दो मॉलिक्यूल्स का कोलियन डायामीटर है हमारे पास, इसका अगर हम एवरेज ले लेते हैं, मतलब इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास फिर मीन फ्री पाथ आ जाएगा। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलियंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका अगर हम एवरेज ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, मतलब उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो है फिर हमारे पास मीन फ्री पाथ होगा। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ को हम यहाँ से कैसे जाहिर करेंगे मैथमेटिकली? ये लैम्डा हमने लिखा, इसे लैम्डा से जो हम जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमने मीन फ्री पाथ का सिंबल लैम्डा लिख दिया इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी ओवर कोलियन फ्रीक्वेंसी। अब मीन वेलोसिटी क्या है? जिसके साथ वो मॉलिक्यूल्स टकरा रही हैं, और कोलियन फ्रीक्वेंसी क्या है? जितनी नंबर ऑफ कोलियंस जो है उस मॉलिक्यूल की जो है हो रही है पर सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीन वेलोसिटी को ये C बार से जाहिर किया और इसे डिवाइड किया हमने C1 से, तो ये हमारे पास जो है मीन फ्री पाथ आ जाएगा। तो इस सारे में मैंने क्या बताया कि आइडियल केस में जो कोलियन होगी वो इलास्टिक कोलियन होगी जिसमें नो नेट लॉस या गेन एनर्जी होगा। कोलियन डायमीटर, दो मॉलिक्यूल्स जब टकराते हैं तो उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे कोलियन डायमीटर कहेंगे, और इसी डायमीटर का अगर हम हाफ ले लें, ठीक है, इसका एवरेज हम मीन ले लें, मतलब उसे 2 से डिवाइड कर दें, तो वो हमारे पास मीन फ्री पाथ होगा। कोलियन फ्रीक्वेंसी का क्या बताया कि ये नंबर ऑफ कोलियंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद है कोलियन नंबर। अब कोलियन नंबर जो है इसे हम कैसे बयान करेंगे? कोलियन नंबर जो है हमारे पास, ये नंबर ऑफ कोलियंस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स कर रहे होते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड में, कोलियंस की तादाद। अच्छा, अब पहले मैंने कोलियन फ्रीक्वेंसी का बताया, उसमें भी हमने यही पढ़ा कि जो नंबर ऑफ कोलियंस होंगी मॉलिक्यूल्स की जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड में वो कर रहा होगा, तो वो हमारे पास मतलब वो जो फेनोमिना है उसका, उसे हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। और जो ये नंबर ऑफ कोलियंस हो रही हैं, कोलियंस की जितनी तादाद जो कि हो रही हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड में, वो कोलियन नंबर होगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी में तो क्या होगा? कोलियन नंबर भी आ जाएगा, उसका डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी आ जाएगा, उसका टाइम 1 सेकंड भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास कोलियन नंबर है इसमें जस्ट नंबर ऑफ कोलियंस का जो है हम बता रहे हैं कि कोलियंस की तादाद जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 सेकंड में हो रही होगी। कोलियन फ्रीक्वेंसी कैसे बनेगी? जब हम कोलियन नंबर को लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब डिस्टेंस को लेंगे और टाइम 1 सेकंड को लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोलियन नंबर है ये सब पार्ट है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इसे फिर हमने कैसे निकाला हुआ ये देख लें। कोलियन नंबर को जो है हमने कोलियन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया है 2 से, फिर जाके जो है हमारे पास ये कोलियन नंबर आया। मतलब कोलियन फ्रीक्वेंसी की डिवीजन करके ही हमने कोलियन नंबर को जो है निकाला हुआ है। उसके बाद जो मैंने पहले डेफिनेशंस बताई कि फार्मूले जो है मैंने लिखे हुए हैं। अब कोलियन डायमीटर का मैंने क्या कहा था कि दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, तो मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल का सेंटर से बाउंड्री तक का फासला 1 रेडियस और दूसरे का दूसरा रेडियस, दोनों को ऐड करेंगे तो ये डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डेरिवेशन मैंने की है कोलियन फ्रीक्वेंसी यानी कि Z1 की। अब ये आप देख लें कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब जितनी जो है हमारे पास रॉड है, इसके अंदर हमने नंबर ऑफ कोलियंस 1 सेकंड के अंदर जो है नोट करनी है। अब इस इमेजिनरी, ये जो हमने इमेजिन किया है सिलेंडर, इसकी फार्मूला निकालने के लिए, सपोज कर लें इसका रेडियस जो है हमारे पास सिग्मा है, इसका बेस एरिया जो है, वैसे हम बेस एरिया कहते हैं कि ये πr² होता है किसी भी सिलेंड्रिकल चीज़ का, लेकिन जहाँ पे जो कि हम रेडियस को सिग्मा कंसीडर कर रही हैं तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर।
फिर अगर हम इसकी लेंथ देखें तो वो हमने सी बार लिया, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अब कैसे आएगा, वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है ना, तो इस मीटर को और इस मीटर स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो तब हमारे पास वॉल्यूम आएगा। तो ये हमारे पास आ गया पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार, मतलब लेंथ विड्थ और उसके बाद भी एक पैरामीटर लेंथ को मिलाने से जो है हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है। उसके बाद हमने नंबर ऑफ कोलियंस लिखी है 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, जिन्हें हम एन से जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे हैं इमेजिनरी सिलेंडर में। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमने कैसे लिखे हैं, पाई, उसके बाद मैंने लिखा है पाई लिखा है, सिग्मा स्क्वायर लिखा है, एन लिखा है और साथ मैंने जो है सी बार लिखा है। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ़ कोलियंस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं इमेजिनरी सिलेंडर में, इसमें मैंने क्या किया है कि उसका वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उन दोनों को मिलाकर लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास, तो अब हमने कुलियन फ्रीक्वेंसी का ही निकाल लेना। ऊपर मैंने मेंशन किया, तो कुलियन फ्रीक्वेंसी को हम जी1 से ज़ाहिर करेंगे। फिर मैंने जो है यहाँ पे जी1 लिखा है, इसके साथ जो है मैंने √2 लिखा है पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन। अब पाई सिग्मा स्क्वायर सी बार एन ऊपर वाली वैल्यू लिख दी है और √2 जो है ये मैंने कांस्टेंट ऐड किया है, इसके अंदर जो है कुछ कंपनसेशंस करने के लिए जो है चेंजेस की। उसके बाद अगर हम मीन फ्री पाथ का फार्मूला देखें तो वो मैंने कैसे निकाला हुआ है। मीन फ्री पाथ का फार्मूला पहले मैंने सी बार लिखा, उससे जो है कुलियन फ्रीक्वेंसी जी1 से जो है डिवाइड कर दिया। अब पाई इज इक्वल टू सी बार डिवाइडेड बाय, अब जी1 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है ना, तो जो ऊपर वैल्यू निकाली है उसी को जो है आप नीचे यहाँ पर जो है पुट कर दें। अब जब आपने इसे यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या हुआ, इसे पुट करने के बाद जो है हमारे पास फार्मूला आ गया मीन फ्री पाथ का, जो कि है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। और इसका यूनिट पूछ सकते हैं कि मीन फ्री पाथ का क्या है, तो वो यहाँ पे सेंटीमीटर पर कुलियन है। उसके बाद हमने कुलियन नंबर का फार्मूला निकाला हुआ है। अब मैंने कहा था कि कुलियन नंबर छोटी टर्म है जो कि कुलियन फ्रीक्वेंसी से आती है, तो जब कुलियन फ्रीक्वेंसी से डिराइव करना होगा तो इसे डिवाइड करके ही किसी चीज़ से निकालेंगे। ठीक है, तो जी2 लिखा इज इक्वल टू एन जी1 डिवाइडेड बाई 2। एन वैसे ही आ गया, जी1 की वैल्यू हमने पुट कर दी और डिवाइडेड बाई जो है 2। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि नीचे वाला जो सिंपल 2 है ना, जो ये याद रखें कि जैसे जब भी कोई सिंपल टर्म होगी जैसे कि 3, तो वो 2 टाइम्स √3 के बराबर होगी। ठीक है, मतलब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 3 आ जाएगा। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2 आएगा। वो कैसे आएगा कि जो हमारे पास √2 है ना, उसका मिसाल के तौर पे मैंने स्क्वायर लिया। ठीक है, अब जो उसके ऊपर √ है वो 1/2 को जाहिर कर रहा है और उसके बाहर जो है 2 है। ठीक है, जैसे आप ये देखें, अब मैंने ये लिखा है ना, सॉरी, ठीक है, इसका जो है मैंने स्क्वायर ले लिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/2 और इसके बाद फिर 2 है, क्योंकि हमने इसे 2 टाइम्स लिखा है, तो ये 2 इससे कैंसिल ना हो गया, तो ये सिंपल 2 को जाहिर कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सिंपल 2 की जगह जो है √ का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स जो है √2 को लिखा हुआ है। क्यों, ताकि ऊपर से कुछ कैंसिलेशन हो जाए और हमारे पास सिंप्लीफाइड टर्म्स आ जाए। जब भी हम फार्मूले निकालते हैं हमारी कोशिश होती है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम निकालें। तो देखिए, फिर 2 की जगह मैंने 2 टाइम्स √2 लिख दिया नीचे। एक √2 से ऊपर वाला √2 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखिए ऊपर वाली टर्म में 2n पड़े, जब ये 2n मिलेंगे तो ये n² बन जाएगा। n² सी बार सिग्मा स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय √2। अब सी बार की वैल्यू क्या है, ये अब इसकी डेरिवेशन में इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम मैथ नहीं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसलिए हम मैथ का थोड़ा बहुत टच ही जो है स्टडी करेंगे। तो ये आप याद कर लें, सी बार इज इक्वल टू 8RT/πm। ठीक है, अब सी की वैल्यू को फिर जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है सारी वैल्यू आ जाएगी कुलियन नंबर की। ठीक है, कुलियन नंबर मतलब Z2 की। ठीक है, तो ये Z2 की वैल्यू क्या आ गई, √8RT/πm इंटू n² सिग्मा स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी कुलियन नंबर की। तो ये सारा जो है हमने स्टडी किया।